इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां करप्शन कई जगह ओपनली देखा जाता है। कभी कभी तो छोटे से छोटा काम के लिए भी सरकारी बाबू को पैसे दिए बिना काम नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करप्शन सिर्फ सरकार या सरकारी बाबू तक सीमित नहीं है, बल्कि जुडिशरी तक भी है। जिस जुडिशरी में लगभग 6 करोड़ केसेस पेंडिंग है, वहीं पे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनको जुडिशरी प्रोएक्टिवली 2 से 3 दिन में ही सॉल्व कर देती है। तो सवाल यह है, जब बात खुद जुडिशरी पर आती है तब कोर्ट अपनी स्पेशल पावर एग्रेसिवली यूज करके जल्दी से जल्दी चीजों को निपटाता है। तो क्या ये चीज फेयर है या नहीं, इसी के ऊपर आज का एडिटोरियल है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सो रिसेंटली क्या हुआ कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में एक जुडिशियल करप्शन का रेफरेंस दिया हुआ था, यानी जुडिशरी में जो करप्शन होता है। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया। लेकिन उनका जो ये रिएक्शन था, इसने एक डिबेट ट्रिगर कर दी ऑब्जेक्टिविटी को लेके। ऑब्जेक्टिविटी मतलब न्यूट्रलिटी एंड फेयरनेस विदाउट बायस, बिना बायस हुए ऑब्जेक्टिव होके न्यूट्रल डिसीजन, फेयर डिसीजन लेना। मतलब द आइडिया और बिलीव इन फेयरनेस एंड जस्टिस, कि न्याय हमेशा सही होगा, फेयर होगा, इस आइडिया को लेके। सो इशू यही था कि जहां जहां कभी जुडिशियल करप्शन प्रूव हुआ है, उन इंस्टेंसेस को एनसीईआरटी ने अपनी बुक में पब्लिश किया। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेजर दिखाया कि ये रेफरेंस नहीं देने चाहिए थे जुडिशरी के बारे में। कोर्ट ने कहा कि ऑथर जो हैं उनके पास कितनी रीजनेबल और इन्फॉर्म नॉलेज है जुडिशरी को लेके, उसमें क्वेश्चन करे कि ऑथर को कितना ही पता है। इसके बाद कोर्ट ने एक बड़ा सा ऑर्डर दिया, कहा कि जो टेक्स्ट बुक की जो टीम है पूरी की पूरी, वो आगे कभी भी किसी भी स्कूल करिकुलम के बुक्स प्रिपेयर करने के लिए नहीं जुड़ेगी साथ में। मतलब ये पूरी टीम को हाईएस्ट कोर्ट ने मना ही कर दिया कि ये पूरी की पूरी टीम आगे किसी करिकुलम का पार्ट बनेगी ही नहीं। ये एक बहुत स्वीपिंग डायरेक्टिव था। स्वीपिंग डायरेक्टिव मतलब बहुत ब्रॉड और जनरल, मतलब इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था अगर गलत भी है कि किसने किया, क्यों किया, क्या रीजन है, और साथ में कोई पेनल्टी होनी चाहिए थी। इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए थी कि वो आगे काम ही नहीं कर पाएंगे। उनके इस डिसीजन ने सारे एकेडमिक सर्कल्स के अराउंड, यानी जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं और जितने भी लोग एकेडमिक्स से जुड़े हैं, उनको एक कंसर्न में डाल दिया। जो इस डिसीजन के क्रिटिक है वो कहते हैं कि ऐसा वाइड और ब्रॉड डिसीजन जो उन्होंने लिया है, दिस कास्ट अ शैडो, मतलब क्रिएट अ डाउट और वरी अबाउट इंडिपेंडेंट टेक्स्ट बुक राइटिंग, क्योंकि बिना प्रेशर के आगे फिर कोई जुडिशियल करप्शन के बारे में लिख ही नहीं पाएगा अगर इतने स्ट्रिक्ट डिसीजंस ले लिए जाएंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कहा कि आगे से जब भी जुडिशरी को लेकर आप कोई भी रेफरेंस देंगे टेक्स्ट बुक में, आप हमको कंसल्ट करेंगे, किसी जज से कंसल्ट करेंगे, उसी के बाद, उसी के अप्रूवल के बाद आप टेक्स्ट बुक में जुडिशरी को लेकर कुछ लिख सकते हैं। आ रिव्यू बाय डोमेन एक्सपर्ट, मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड। लेकिन यहां पे एडिटोरियल कह रहा है कि चलिए जुडिशरी को तो लेके आपने इतने प्रोएक्टिव और स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लिए, लेकिन आप बाकी सब्जेक्ट्स को लेके सेम स्टैंडर्ड क्यों नहीं यूज करते, बाकी टॉपिक्स में सेम स्टैंडर्ड क्यों नहीं यूज करते। यार्डस्टिक मतलब आ स्टैंडर्ड यूज टू जज समथिंग। जैसे हिस्ट्री के चैप्टर्स को लेके बहुत कंट्रोवर्सी होती है, लोग कहते हैं कि फैक्ट्स को बहुत मिसरिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक्चुअली क्या, हिस्ट्री एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग अलग अलग तरीके से हिस्ट्री को बच्चों को बताना चाहते हैं। कुछ लोग बताना चाहते हैं कि जो इन्वेडर्स थे, आक्रांता थे, जिन्होंने बाहरी कंट्री से आके इंडिया पे अटैक किया, कई लोग तो उनको आक्रांता यानी इन्वेडर मानते ही नहीं है, कहते हैं वो यही के थे। कई लोग कहते हैं नहीं, वो बाहर के थे, उन्होंने हमारा कल्चर खराब किया, हम पे बहुत एट्रोसिटीज करी। तो अलग अलग तरह से चीजों को प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कुछ समय पहले एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में लिखा था कि जो औरंगजेब थे, उन्होंने कई सारे टेम्पल्स बिल्ड करवाए, लेकिन जब इसके ऊपर केस हुआ और एनसीईआरटी से कहा गया कि आपके पास ऐसा कौन सा प्रूफ है या कहां से आपने पढ़ा है कि औरंगजेब ने टेम्पल बनाए, इसको बताइए, तो एनसीईआरटी ने कहा कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ना हमने इसको कहीं पढ़ा है। मतलब उन्होंने अपने मन से ही, जो भी ऑथर रहे होंगे, उन्होंने अपने मन से ही लिख दिया कि औरंगजेब ने टेम्पल बनाए हैं, और आगे जो इसके अपोजिट आइडियोलॉजी है उसके बारे में भी बताया गया है। तो एडिटर कह रहे हैं कि जो ऐसे नैरेटिव्स होते हैं वो समाज में एक बिगॉट्री पैदा करते हैं। बिगॉट्री मतलब इंटॉलरेंस और प्रेजुडिस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन और एथनिसिटी, मतलब किसी विशेष रिलीजन के साथ या किसी विशेष ग्रुप के साथ हेट्रेड या उनसे नफरत, उनके प्रति इंटॉलरेंस। तो अब यहाँ पे बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं एडिटर कि जो बीजेपी और उनके अलाइड ग्रुप्स हैं, वो टेक्स्ट बुक को, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को क्रिटिसाइज करते हैं एज मैक्यूलियन। थॉमस मैक्यूले, इन्होंने 1835 में इंडिया की
एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी थी। तो 1835 से पहले इंडिया में एजुकेशन कैसे होती थी, बच्चे जो है वो गुरुकुल जाते थे और अपनी लोकल लैंग्वेज में यानी संस्कृत में या देवनागरी में, हिंदी में वो पढ़ाई करते थे, और जो मुस्लिम बच्चे थे वो मदरसा जाते थे और उर्दू में पढ़ाई करते थे अपनी लोकल लैंग्वेज में, जो उनकी अपनी भाषा बोलचाल की है। मैक्यूले ने क्या किया कि उन्होंने इंग्लिश को करिकुलम में इंट्रोड्यूस करवा दिया, यानी अब सारे बच्चे अपनी लोकल लैंग्वेज में नहीं बल्कि यूके की लोकल लैंग्वेज में सारी चीजें सीखेंगे। आज उसी के तहत हम ये एडिटोरियल भी पढ़ रहे हैं। और लैंग्वेज बदलने के साथ साथ एक वेस्टर्नाइज थिंकिंग को भी प्रमोट किया उन्होंने। वो ऐसा चाहते थे कि इंडिया के जो लोग हैं उनमें ब्लड तो इंडियन रहे लेकिन टेस्ट वेस्टर्न हो जाए, मतलब एक इलाइट इंडियन, क्योंकि ब्रिटिशर्स को एलीट समझा जाता था, तो एक एलीट इंडियन ग्रुप बन जाए इंडियंस के बीच, जहां पे कुछ लोग इंग्लिश में बातचीत करें, एक वेस्टर्न तरीके से सोचें, वेस्टर्न कपड़ा पहने, और यहाँ की चीजों को लोअर समझा जाता था। यही बीजेपी आर्ग्यू करती है कि ये तो मैक्यूलियन वे ऑफ एजुकेशन है जो वेस्टर्नाइज थिंकिंग प्रमोट करती है। पावर में आने के बाद 2014 में उन्होंने कई सारे टेक्स्ट बुक को रीड्राफ्ट किया, यानी रिवाइज या रीराइट किया। जैसे उन्होंने कई सारी टेक्स्ट बुक में रिलीजन के और कल्चर के रेफरेंसेस डाले। टेक्स्ट बुक अब हिंदू ट्रेडिशंस के बारे में रेफरेंस बताने लगी। जैसे सोलर एनर्जी के एक चैप्टर में रेफर किया गया है अर्घ्यम का। अर्घ्यम क्या होता है? जो हम लोग सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं उसको अर्घ्यम कहते हैं। ये एक वैदिक रिचुअल है, ऐसा एडिटर कह रहे हैं। साथ में ज्योग्राफी के कुछ लेसन है। ज्योग्राफी एक स्ट्रिक्टली साइंस बेस्ड सब्जेक्ट है, मतलब इसमें कोई अपना ओपिनियन की नीड ही नहीं है, जो चीज है वो वैसी की वैसी बता देनी चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ज्योग्राफी के एक लेसन में लिखा गया है कि जो इंडिया का लैंड है वो एक डिवाइन फेमिनिन प्रेजेंस है उसमें, यानी दिव्य शक्ति है, भारत माता की दिव्य एनर्जी है हम कह सकते हैं। इसके साथ ही जो मुस्लिम रूलर्स थे उनको पोर्ट्रे किया गया है एज डेस्पोटिक एंड रिप्रेसिव। डेस्पोटिक मतलब टायरानिकल और रूलिंग विद एब्सोल्यूट पावर, मतलब किसी की नहीं सुनना, पूरी तरह से अपनी मर्जी चलाना, बिना सामने वाले के थॉट्स और विशेष को कंसीडर करे बिना, बेसिकली बहुत क्रूअली राज करना। और साथ में रिप्रेसिव मतलब लोगों के अधिकारों को बहुत बुरी तरह से कंट्रोल करना। जैसे आप कौन सा धर्म फॉलो करेंगे, आप कन्वर्ट होंगे दूसरे रिलीजन में या नहीं, आप इस रिलीजन में रह सकते हैं कि नहीं, लोगों के बेसिक अधिकारों को छीन लेना। और हिंदू किंगडम्स, जो हिंदू राजा थे, उनको दिखाया गया है एज बेनिंग डिफेंडर्स। बेनिंग मतलब काइंड और जेंटल, डिफेंडर्स मतलब वो अपने लैंड और टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हुए बस दिखाए गए हैं। वो बहुत अच्छे थे और वो अपने लैंड को बस प्रोटेक्ट कर रहे थे। मुस्लिम्स को दिखाया गया है कि वो बाहरी देशों से आके इंडिया में इन्वेट कर रहे थे और क्रूअली यहाँ पे राज कर रहे थे। अब कितना सच है कितना नहीं, ये हम इस एडिटोरियल से अपना नैरेटिव नहीं बनाएंगे, हम जो भी जानना है उसको खुद पढ़ेंगे, तब अपना खुद का ओपिनियन बनाएंगे। ये एडिटोरियल सिर्फ हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। सो क्रिटिक कहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी को बहुत शॉर्ट श्रिफ्ट मिली है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब हमने पढ़ा है न्यूट्रलिटी एंड फेयरनेस विदाउट बायस, तो जस्टिस को यानी फेयरनेस को शॉर्ट श्रिफ्ट मिला है। शॉर्ट श्रिफ्ट मतलब लिटिल अटेंशन और कंसिडरेशन, मतलब क्या सही है क्या नहीं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एडिटोरियल कह रहे हैं कि ये एक सेलेक्टिव नैरेटिव है जो कि बाइगोटरी इंस्टिगेट करता है, मतलब समाज में अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के खिलाफ हेट फैलाता है। हालांकि ये सारे रेफरेंसेस के साथ नीचे डिस्क्लेमर दिया हुआ है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कि ये जो पहले की चीजें उन्होंने बताई हैं, जैसे मंदिर तोड़ना या लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट करना, इसमें आज की जनरेशन का कोई हाथ नहीं है। मतलब आज की जनरेशन को पुराने सिंस के लिए, पापों के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो परसेप्शन बनता है ये एक बायस क्रिएट करता है। बैलेंस हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, मतलब ना ज्यादा लेफ्ट आइडियोलॉजी की तरफ ना ज्यादा राइट आइडियोलॉजी की तरफ, सेंटर में रहना बेसिकली जरूरी है। जो टेक्स्ट बुक है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड करती हैं एंड पेडागोजिकल स्किल, मतलब टीचिंग मेथड भी इंपॉर्टेंट है। जो टेक्स्ट बुक है उन्हें दे शुड किंडल क्यूरियोसिटी, मतलब स्टिमुलेट, किंडल मतलब स्टिमुलेट या इंस्पायर क्यूरियोसिटी, उन्हें बच्चों को क्यूरियस करना चाहिए और ज्यादा इंक्वायरी के लिए इंकरेज करना चाहिए, ना कि अपना ही नैरेटिव इंपोज करना चाहिए। एजुकेशन जो है उसको फेयरनेस, इक्वालिटी और पीस और हार्मनी को प्रमोट करना चाहिए। जिन शब्दों में, जिस लैंग्वेज में बात कही जा रही है और जिस इंटेंट के साथ बात कही जा रही है टेक्स्ट बुक में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
खाली सेलेक्टिव स्क्रूटनी, अब यहाँ पे जुडिशरी की बात हो रही है कि जुडिशरी ने सिर्फ अपने रेफरेंस के ऊपर ध्यान दिया। सेलेक्टिव स्क्रूटनी जो है वो एक गलत परसेप्शन बना देगी जुडिशरी के बारे में, और अल्टीमेटली ये जो पूरा इंसिडेंट है इसकी वजह से जो कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस का आइडिया है, यानी बिलीव इन फेयरनेस एंड जस्टिस, वो भी रिड्यूस हो गया सिग्निफिकेंटली। सो लास्ट में कुछ वोकैबुलरी है जो एडिटोरियल में यूज हुई है। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस मतलब अनफेयर और रॉन्ग जुडिशियल डिसीजन। स्वीपिंग मतलब वेरी ब्रॉड और जनरल। कास्ट का शैडो का मतलब क्रिएट डाउट और नेगेटिविटी। बाइगोट्री मतलब इंटॉलरेंस और प्रिजुडिस अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप। सो मैक्यूलियन क्या है? रिलेटेड टू कॉलोनियल एजुकेशन आइडिया दैट एम्फसाइज वेस्टर्न नॉलेज। रिड्राफ्ट क्या है? रिवाइज और रीराइट। अर्घ्यम क्या है? रिचुअल ऑफरिंग ऑफ वाटर टू सन, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना। परवेडिंग मतलब स्प्रेडिंग थ्रू आउट समथिंग। यार्डस्टिक मतलब स्टैंडर्ड यूज फॉर जजमेंट। डेस्पोटिक मतलब टायरानिकल और एक्सरसाइजिंग एब्सोल्यूट पावर। रिप्रेसिव मतलब कंट्रोलिंग फ्रीडम हार्शली। ऑब्जेक्टिविटी मतलब न्यूट्रलिटी एंड फेयरनेस। शॉर्ट शिफ्ट मतलब लिटिल अटेंशन और कंसिडरेशन। किंडल मतलब स्टिमुलेट और इंस्पायर। और लास्ट में कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस मतलब आइडिया और अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस और फेयरनेस।